नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक उठापटक में सीएम अशोक गहलोत भले ही सचिन पायलट पर भारी पड़े हों, लेकिन फौरी तौर पर कानूनी लड़ाई में पायलट को जीत मिलती दिख रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की तरफ से दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया है, जिसके बाद पायलट गुट के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अब नंबर गेम की लड़ाई होगी। अब पायलट और गहलोत में जो विधायकों का समर्थन जुटाने में कामयाब रहेगा, सियासी बाजी उसी के नाम पर होगी। कानूनी पेच में फंसी बागी कांग्रेस विधायकों की लड़ाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक रूप से फिलहाल मजबूती से डटे हुए हैं और उन्होंने राजभवन पर दबाव भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। सीएम गहलोत की चुनौती अब विधानसभा में संख्या बल की ताकत से पायलट को मात देने की है, लेकिन यह लड़ाई अब इतनी आसान भी नहीं रह गई है। इन परिस्थितियों में राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी या भाजपा और कांग्रेस में तकरार का दौर और तेज होगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हम वरिष्ठ पत्रकारों और भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से उनकी राय जानेंगे और एक बड़ी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आप सब शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस पैनल में दीप्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट, बहुत बहुत स्वागत। योगेश सोनी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश यादव कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अनिरुद्ध शर्मा जी, जो भाजपा के नेता हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात राजेश यादव जी से। राजेश जी, गहलोत साहब कूच कर गए हैं राजभवन, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शस्त्र बुलाने नहीं दे रहे हैं गवर्नर साहब। हमने शस्त्र बुलाने की मांग की है, तो कहीं न कहीं ये सेंटर से दबाव है उनके ऊपर। उस दबाव की वजह से वो शस्त्र नहीं बुलाने दे रहे हैं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे पास संख्या है और हमारे पास एमएलए जो चाहिए उससे ज़्यादा संख्या में हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है, जब ये दबाव में काम कर रहे हैं तो मजबूरी में फिर सारे विधायकों को लेके जो है राजभवन इसलिए गए कि आप गिन लीजिए कितने लोग हैं आपके सामने होंगे और एक एक से पूछ लीजिए इसको ये जो है किस पार्टी के साथ हैं। तो वो सारी चीजें परिस्थितियां अवगत कराने के लिए वहां गए हुए हैं। तो ये सरकार कहीं न कहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत रोल है, खेल है, और ये पर्दे के पीछे और खुल के भी ये दाएं बाएं से ये देख रहे हैं। सारी चीजें देखी हुई होंगी और पूरे देश के सामने स्थिति है। राजेश जी, देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। ये आपकी पार्टी की जरूरत है या मजबूरी कि भाजपा को घसीटना ही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा शामिल है या नहीं, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, उसका जवाब अनिरुद्ध शर्मा जी देंगे। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उसका ये एक्सटेंशन है, ये मानने में भी अभी आप लोगों को क्यों आप लोग इसमें कोताही बरत रहे हैं? ये समझ से परे है। दिवाकर जी, आप देखिए कि वो जो एमएलए, बागी जो एमएलए बता रहे हैं, जो कांग्रेस के जो एमएलए सचिन पायलट के साथ हैं, वो कहाँ रुके हुए हैं? कहाँ की पुलिस लगी हुई है? इसकी कांग्रेस की जो सरकार की है। कहीं आप ठहरते कोई एमएलए सोता है इतनी छावनी की संख्या में छावनी पुलिस तब्दील हो जाती है? कहीं ऐसा होता है? आप देखिए ना भाई, वहाँ सिक्योरिटी है, कुछ पुलिस भाई, इनने तो छावनी में तब्दील कर दिया, बंधक बना रखा है एमएलए को। और आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वो वकील किसके हैं? जो वकील सचिन पायलट के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किस पार्टी के संबंधित वकील हैं? तो आपकी पार्टी के आप वरिष्ठ सांसद रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में भी तो आपका पक्ष रख रहे हैं। ये वकील का मुद्दा कहां से आएगा? बहरहाल, वकील का आपने जिक्र किया है, तो जो आज कुछ घटनाक्रम चला है, जिसके बाद अशोक गहलोत साहब सीधा राजभवन गए हैं, जो अभी ताजा जानकारी है। दीप्ति सिंह जी, आखिर में हाईकोर्ट का क्या ऐसा वर्जन रहा? उनके आदेश की कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण गहलोत साहब की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं?
देखिए, गहलोत साहब अभी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन अभी उनको शोभा नहीं दे रही है। 2 कारणों से बता रही हूँ, क्योंकि एक तो ये मामला कोर्ट पे चला गया है और दूसरा ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बीच में था, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आपको सबको पता है कि सचिन पायलट की तरफ से ही ऑर्डर आ गया कि भाई इसमें किसी को अगर कुछ कहना है तो उसको आप बागी नहीं कह सकते। अगर अपने मन की बात कोई कह रहा है तो आप अपना विरुद्ध ना समझें। दूसरी बात, गहलोत साहब अगर राजभवन की तरफ पूछ करके सिर्फ ये कहलवाना चाहते हैं कि आप एक एक एमएलए से पूछ लीजिए कि वो किनके पक्ष में है, तो ये भी एक असंवैधानिक तरीका है अपने पक्ष को बताने का, क्योंकि आपको पूरा मौका मिलेगा, स्पीकर आपको बुलाएंगे और तब अगर शक्ति प्रदर्शन होगा तो आप उस समय अपने लोगों को दिखाइए। आप सड़कों पे ले जाकर भीड़ लगाकर इस तरीके से जो दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर ताकत ज्यादा है या मेरे पास संख्या ज्यादा है, मैं बहुमत में हूँ, तो बहुमत प्रदर्शित करने का ये कहाँ तरीका है और ये कहाँ जायज भी होगा और इसका क्या फर्क पड़ता है? राजेश जी, तो मैं आपने तो सुना? ये सब देखिए, ये जो कह रही हैं दीप्ति जी, आप देखिए ये कहाँ का तरीका है कि आप पर जो है शस्त्र बुलाने के लिए राज्यपाल महोदय से निवेदन किया जाए, वो बार बार जो है आप देखिए बार बार वो टाल मटोल कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस पर मौन हो जाते हैं। दूसरी बात, ये कहाँ का तरीका है कि जो एमएलए को बंधक बना लिया जाए? ये कहाँ का तरीका है कि जो आपने देखी ऑडियो टेप आ गए, एक जो इनके भारत सरकार के मंत्री साहब कह रहे हैं ये 25-25, 30-30, 35-35 उस करोड़ मुद्दे रुपए पर हम एक चर्चा एमएलए को बीजेपी दे रही है, उस मुद्दे तो पर ये हम कहाँ चर्चा का करते तरीका है? रहेंगे, लेकिन ये तो अनिरुद्ध शर्मा जी, लोकतंत्र की हत्या कर आरोप रहे हैं। कांग्रेस राजेश का जी, यही है, राजेश आज जी, का भी मेरा जो खेल चल रहा है जी। मैं उस पे नहीं बोलूंगी, वो आप लोगों का पॉलिटिक्स का जी, तरीका है, मैं भी लोग यही इसमें कह रहा जिस हूँ। तरीके से कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वे है। मैं तो लीगल वे में बात करूंगी सिर्फ कि जो ये तरीका है, अगर आप भी जानते हैं राजेश जी, अगर सचमुच में आप कांग्रेस के नेता हैं और आपने कुछ देखा है, कोई आपके पास नॉलेज है, तो फ्लोर टेस्ट कहाँ पे होता है? फ्लोर टेस्ट फ्लोर पे होता है ना? फ्लोर पे संसद होता है, भवन हम में तो होता कह है। रहे हैं इस तरीके करवाइए, से सड़क पे हम जाकर तैयार घेराव हैं करने करने जैसा, के लिए। या राजेश जी, आप पहले फ्लोर बात को टेस्ट के लिए समझिए। अगर तैयार आपको हैं। राज्यपाल से मिलना है तो आप और आपके साथ 1-2 नेता जा सकते थे। आप ये भीड़ और हुजूम लेकर जाकर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साफ-साफ कहा गया है दीप्ति सिंह हमारे जी, कॉन्स्टिट्यूशन में। दीप्ति सिंह जी, राजेश जी, पूरी आपको बात शायद समझिए। पता नहीं है, आपको राजेश शायद जी, शायद मालूम नहीं नहीं पता है, होगा, पहले मैं अशोक गहलोत पॉलिटिकली जी नहीं आ रही मिल हूँ। के आए थे। आप मैं आप अब पहले पूरी बात आपको समझाना चाह जानकारी रही हूँ नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या होता अशोक है। गहलोत जी श्रम मिल के आए राजेश जी थे, और दीप्ति जी, जानकारी राजेश जी नहीं और है। दीप्ति जी, पहले मैं आप आपसे जानकारी अनुरोध सुन करूंगा लीजिए, कि फिर आप उस पे दोनों अपना वरिष्ठ हैं। दीप्ति जी, राजेश ध्यान जी दीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दीप्ति जी, राजेश जी, दीप्ति जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पैनल में सब मान्य लोग हैं, लेकिन बात अनिरुद्ध शर्मा जी एक बार फिर वही आती है कि सारा खेल आपके पार्टी का है और ये सारा किया धरा जो कुछ भी आज तक चल रहा है उसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर जी, आप आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है सर। कांग्रेस मैं का। क्यों, मैं तो वही बात कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, जी नहीं, जी जी मैं जी। इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस को मैं राजेश भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, जब राजस्थान की सरकार बनी, जी। जैसे ही सरकार बनी और मुख्यमंत्री का प्रश्न आया तो कौन से धड़े आपस में लड़ रहे थे सड़कों पर? एक पायलट धड़ा लड़ रहा था, एक अशोक गहलोत का धड़ा लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें? ये तो इनके कुनबे की लड़ाई है, इनकी आपस की अंतःकलह है और थोप हम पे रहे हैं। सुरजेवाले ने क्या कहा कि जो बर्तन होते हैं वो आपस में खटकते हैं, उनमें आवाज होती है। तो बर्तन इनके, आवाज इनकी, तो हम दोषी कहां से हो गए? दोषी हमको बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने एमएलए को बंधक बना लिया। अरे हमने एमएलए को बंधक बना लिया? राजस्थान में आपकी सरकार, अशोक गहलोत अपने एमएलए को बंधक बनाकर बैठे हैं, कहीं भाग ना जाए। उनके मोबाइल जो है वो छीन लिए गए हैं। ये किसने किया है? ये अशोक गहलोत ने किया है। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें? चलिए, लड़ाई इनकी ये और आपका दोष हम मानना पर। है, ये आपका मानना है कि आप इनकी नहीं आदत आए है, हैं, दिवाकर जी। लेकिन आपकी नजर जरूर इस घटनाक्रम पर है। सीधा रमेश ठाकुर की ओर रुख करते हैं। राजनीति राजस्थान की किधर जा रही है ठाकुर साहब? नहीं, देखिए, सब लोगों को सुना, कांग्रेस का पक्ष भी सुना, बीजेपी का पक्ष भी सुना, और जो इसमें लीगल पक्ष क्या है वो दीप्ति जी ने सही से समझाया।
अब कहानी इसके आगे शुरू होती है। आज जिस तरीके से कोर्ट का इनको स्टे मिला, मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर पूर्व के अगर मामले देखें तो इस तरीके के मामलों में एकदम तत्काल प्रभाव से ऐसा फैसला नहीं आ गया है कि आप अयोग्यता की एक लिस्ट आपने कोर्ट को दे दी और कोर्ट ने सीधे मोहर लगा दी। ये बहुत लंबा प्रोसीजर, अगर कानूनी पहलुओं में जाए तो फिर ये कई पड़ाव से होते हुए आगे राष्ट्रपति तक जाता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। खैर बहरहाल हम इस पर नहीं आते, लेकिन अब जो हुआ है मुझे लग रहा, अब जो पलड़ा जो है वो 18+1 जो सचिन पायलट के पास जो गुट है, 18 उनके विधायक है, 1 उनके, तो 19 लोग इनके पास हो जाते हैं। तो ये पलड़ा अब मुझे लग रहा गहलोत पे भारी पड़ने वाला है। वो इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि इससे ये राजभवन पे दबाव डालेंगे। दबाव इसलिए डालेंगे कि अब आप अपना बहुमत साबित करने की जहां तक विक्रम जी बात आ जाती है, मुझे लग रहा है ये जो नंबर गेम है, इस समय जो नंबर गेम है उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे संशय लग रहा है वो पिछड़ जाएगी, कांग्रेस को पिछड़ते हुए समय दिखाई दे, क्योंकि इस समय देखो बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, अब कांग्रेस के पास 107 होने की ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास 109 तक की बात कर रहे हैं। 19-20 जो विधायक हैं वो आप निकाल दो, वो आप सचिन पायलट के खेमे में आ जाते हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो सरकार से नाखुश है, तो ये मिला के समस्या हो जाती है, पूरी संख्या हो जाती है 20-25। तो अब सरकार को बनाने के लिए, आगे चलाने के लिए 101 की जरूरत पड़ेगी। फिर आ जाती है संख्या, अगर जो सचिन का जो गुट है वो अगर बाहर हो जाता है तो उसके बाद में गहलोत को पूरी संख्या को पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जो 13 इंडिपेंडेंट विधायक है उनको भी साथ में लाना पड़ेगा, वो छोटे दल हैं उनको भी लाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने इंडिपेंडेंट विधायक हैं और जितने छोटी छोटी पार्टियों के विधायक हैं, आरजेडी वगैरह जितने भी विधायक हैं, उन सब पे भाजपा ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, वो नहीं जाने वाले हैं। अगर बहुमत साबित करने वाली बात आ जाती है, मुझे लग रहा वहां पसीने छूट जाएंगे गहलोत साहब के लिए। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, दूसरी बात ये देखें, रमेश जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, और ये कोरोना यहाँ मैं रमेश जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। अभी तो बहुमत साबित महाभारत देगी, वो महाभारत आज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो एक कहाँ पे पहुंचेगी और कहाँ किस जगह की पहुंचेगी ये स्पष्ट है, ये पूरी स्पष्ट हो। ये कहानी अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। योगेश सोनी जी, ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, और हमें लगता है कि इस कहानी के जो 2 पात्र हैं वो ज्यादा परेशान हैं, लेकिन गहलोत साहब की परेशानी में, कहानी में वो बहुत कमजोर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? और आज जी देखिए दिवाकर साहब, इसमें समस्या ये है कि पहले से ही कांग्रेस एक बड़े संकट से जूझ रही है। दूसरा, ये आपसी कलह की वजह से निश्चित तौर पे पार्टी को एक बड़ी क्षति तो हो रही है, और आपसी कलह की वजह से जब जब किसी पार्टी में आपसी कलह हुआ तब सब दूसरी पार्टी ने हमेशा, विपक्ष ने उसका फायदा उठाने का प्रयास करा है। देखिए सचिन पायलट के पिताजी जो राजेश पायलट थे, अगर हम आज से 20 साल पुरानी 2 दशक पूर्व अगर जिक्र करें तो उनकी भी कांग्रेस से कुछ जो भी समस्याएं होती थी उसको उन्होंने मुखर होकर उसका सामना करा, लोगों को अवगत कराया, कांग्रेस में उनके लिए बगावत भी हुई। देखिए कांग्रेस जिनके खून में, ऐसा नहीं कि सचिन पायलट किसी सत्ता के लिए ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जहां होता है कि आपसी एक सीट के लिए 2 लोग एक ही पार्टी के लड़ जाते हैं तो पार्टी का सर्वनाश होना लगभग तय हो जाता है। जब इस तरीके की घटनाएं जब इतिहास में आई है तो इसमें निश्चित तौर पर राजनेताओं की छवि तो धूमिल होती है, इससे पार्टी को भी बड़ी क्षति पहुंचती है। अब यदि कांग्रेस जैसे इस समय पार्टी जिस धारा में बह रही है और उनके 2 मुख्य पार्षद यदि आपसे ऐसी कलेश करके संचालित करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में एक असुरक्षा का अभाव आएगा, और जो कुछ राज्यों में बची कुची सरकारें हैं इनकी, और जिस तरीके से ये कलेश सामने आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर ये पार्टी जा रही है। तो हमें ये लगता है कि हम ये कहें कि आज किसी को सत्ता का लालच है, ये देखो सत्ता का जब सीट पे बैठा है निश्चित तौर पर उसको सत्ता का लालच तो होगा ही होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि सत्ता किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे इतनी बड़ी पार्टी को जो क्षति हो रही है, इसमें इस कलह को इनको संभालना बहुत अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई शीर्ष नेता इनके आपस का सेटल करा दे, उसके उन्होंने, क्योंकि सचिन पायलट ने तय कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, तो ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर में एक अच्छी खबर भी है कि अगर वो उनको समझा लेते और चर्चा कर लेते तो निश्चित तौर पे इनको कोई ना कोई हल निकल जाएगा, पार्टी की साख भी बच जाएगी और नेताओं का सर से सर मिला के कोई ना कोई हल भी निकल जाएगा। ये बात तो एक हुई। मैं सीधा रुख करूंगा अनिरुद्ध जी की तरफ। अनिरुद्ध जी, आप लोग वॉच क्या कर रहे हैं? वॉच तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या ऐसी स्थिति या उस स्थिति का आप इंतजार कर रहे हैं
जिसको देख करके आप अगला कदम उठाना चाहते हैं? क्योंकि ये बात तो तय है कि सचिन पायलट ने मना कर दिया है कि वो भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। यही मुश्किल भी है आप लोगों की। देखिए दिवाकर जी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी जी। और मैं विशुद्ध रूप से एक बात कहूंगा कि हम कोई भजन करने तो आए नहीं है। बिल्कुल। हम राजनीतिक दल हैं, हम भी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हैं और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं उसके बाद उसका निर्णय करते जी। हैं। अभी जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा हम निश्चित रूप से उसका आकलन कर कर निर्णय करेंगे। लेकिन अभी 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 लेकिन कैसे बताया आप जा ये सकता है? नहीं मान रहे हैं कि आप लोगों ने पायलट को बहुत कुछ समझाने या मनाने की, अपने स्तर से इस स्थिति में मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन पायलट पिघले नहीं है। कांग्रेस का जो प्रेम है वो नहीं छूटा है। पता नहीं आपके पास कहां से जानकारी है, किसने मनाया है, किसने वो किया है। मैं समझता हूं नहीं, अगर उस इस प्रकार संदर्भ में की तो फिर तो राजेश जी ने इस बहुत प्रकार की जानकारी केवल अफवाहें हो सकती हैं और अफवाह से कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। योगेश सोनी जी, आप मानते हैं कि बीजेपी ने जी। कोई प्रयास ही नहीं किया है पायलट को मनाने के लिए? देखिए पर्दे के पीछे की कहानी को शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इस बात से कहीं से सहमत नहीं हूं युवराज शर्मा जी की कि प्रयास नहीं करा होगा, लेकिन जब तक किसी बात की प्रामाणिकता ना हो तो उसको ऑफिशियली बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। और आप जानते हैं राजनीति क्या होती है, राजनीति में कब कहां क्या बदल जाए ये बात किसी को नहीं पता चलती, और कब कल सुबेरे क्या हो अगले पल क्या हो किसी को नहीं पता। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने प्रयास नहीं करा होगा, और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में हमेशा भारत हासिल रही है उनको, और वो हमेशा प्रयास भी करती है। इस प्रयास में दीप्ति जी जो एक बहुत अहम पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी कि कोई भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, तो उसको आप यूं ही अयोग्य नहीं ठहरा सकते। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट आज के हाई कोर्ट के आदेश के बाद निश्चित रूप से जो कुछ भी वर्जन देगा या आदेश देगा या निर्देश देगा वो कहीं ना कहीं सचिन गुट को एक तरह से समर्थन होगा, सहयोग होगा, या उनकी तरफ उनका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्या मानती हैं कि अब गहलोत साहब इसको लेकर के किस तरह से परेशानी में हैं और राजभवन पर दबाव बढ़ा रहे हैं? उसका भी एक कानूनी या संवैधानिक पहलू है जिसको वो समझ रहे हैं। इसमें फिलहाल तो कानूनी कुछ नहीं दिख रहा है दिवाकर जी, इसमें साफ से तौर पे राजनीतिक पहलू ही दिख रहा है, जहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि बॉल जो है पूरी तरह से अब स्पीकर के पाले में आ गया है। जो इस तरीके के आज के जो वर्डिक्ट्स हैं, इसमें स्पीकर के पास अब पूरी ताकत है कि ये जो अयोग्यता वाली बात है सचिन पायलट की, वो उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उनके साथ 18 लोगों को, या इस पे और थोड़ा समय लिया जाए। तो अभी तो स्थगित है, इसमें अभी कोई डिसीजन लेना नहीं है। पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो घबराहट गहलोत के खेमे में दिख रहा है, वो गहलोत साहब यही प्रेशर बनाने के लिए राजभवन में अपने इतने सारे नेताओं के साथ, एमएलए के साथ पहुंच गए कि गिन लीजिए और पूछ लीजिए कि ये किनके साथ है। तो ये अपने आप में पूरी तरह से दीप्ति जी, इसमें समस्या क्या है कि अगर कोई मुख्यमंत्री है और वो 107, 109 तक विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है और वो व्यक्ति राज्यपाल के पास पहुंच रहा है, तो उसमें बुराई नहीं है। उनको ये तो साफ है कि उनको पूरी तरह से अधिकार है और उनको विश्वास है कि उतना समर्थन मिलेगा इतने विधायकों का, तो मुश्किलें कहां हैं? देखिए, गहलोत जी का अपना विश्वास है और इनको अधिकार है कि वो राज्यपाल के साथ जाकर मिले और अपनी बात, अपने पक्ष को रखें। लेकिन फिलहाल अभी स्पीकर के पास पूरी पावर है, पूरी बात को अभी उनके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होने की वजह से थोड़ा वेट करना जरूर चाहिए। अभी उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए राज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत घबराहट है, बहुत जल्दीबाजी में है कि सचिन पायलट को जल्दी से जल्दी अयोग्य घोषित कर दिया जाए उनके 18 लोगों के साथ, 18 एमएलए के साथ। राजेश तो यहाँ पे थोड़ी सी राजेश यादव जी, कानून की जानकार, संवैधानिक मामलों की जानकार की जो टिप्पणी है वो गहलोत साहब की मुश्किलें और उनकी परेशानियों को दिखा रही है। अब क्या कहेंगे? अब भी भाजपा को ही कोसेंगे या कुछ सच बताएंगे? देखिए, सच यही है कि जब आप देखिए सरकार चलती है संख्या बल के आधार पर जी, संख्या बल है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? हम बता रहे हैं, हमारे पास गिन लीजिए। अब अनुरोध कर रहे हैं राज्यपाल जी से शस्त्र बनाने के लिए, राज्यपाल जी मटोल कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं उस पर। तो जब भाई शस्त्र बुलाएंगे, बहुमत तो दिखाएंगे ना वहाँ। भाई जब बहुमत आपके साथ है, जब बहुमत आपके साथ है तो
दिवाकर जी ड्यू प्रोसेस को फॉलो तो करेंगे, राज्यपाल जी स्पीकर से के आदेश का अशोक इंतजार गहलोत तो जी की करेंगे। 2 या 3 मुलाकात हो चुकी है, आपने जी, देखा जी। होगा, मीडिया ने भी दिखाया है। गहलोत जी राज्यपाल महोदय से मिलके आए हैं, 2-3 बार मिल चुके हैं। मुलाकात कर चुके हैं, अनुरोध ऐसा नहीं कर है कि चुके राज्यपाल हैं। ने मिलने से मना कर दिया है। जवाब नहीं दे रहे हैं, तब ये एमएलए लेके गए हैं। दूसरा, तो शुरुआत में जो अनुराग शर्मा जी है, कह रहे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अब कह रहे हैं हम भजन करने के लिए थोड़ी आए राजनीति में। तो आप देखिए, ये 9 प्रदेशों में इसी तरह से धनबल के आधार पर खरीद के उन्होंने 9 प्रदेशों में सरकार बनाई है। जनता भी समझ और रही आप है। देखिए, कोरोना से देश की महामारी से देश गूंज रहा है, और राहुल गांधी ने फरवरी में भी अवगत कराया था, तो विपक्ष पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। मेरे सवाल का जवाब दीजिए राजेश जी। चीन में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी चीन को छोड़ के जा रही है, राजेश जी। भारत को एक बहुत बड़ा मौका है अच्छा कि हमारे देश में वो कंपनियां आ जाएं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सरकार ठीक है। कांग्रेस की किसी तरह जाए, देश बर्बाद हो जाए तो हो जाने जी, दो। जी, जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच। आप देखिए, इनके जो राज्यसभा सांसद भाजपा पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी आज हैदराबाद में क्या कह रहे थे, तो जो देश जवाब रखिए। का जो राजेश जी को दर बोलने है वो तो 0 से नीचे जाके 6 से 9 पे आ जाएगी। तो देश की बदहाली तो उन्होंने इतनी कर दी, ये बस खरीदने पर लगे हैं एमएलए को। और एक बात साफ सुन लें, जो सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं, आज अशोक गहलोत से ये अनुरोध कराया कि हम पार्टी के साथ हैं, आप छोड़ दीजिए आदेश। जो 2-4 एमएलए छोड़ के 2-4-5 से छठा भी नहीं होगा, 5 एमएलए छोड़ के कोई भी नहीं है। सचिन पायलट राजेश जी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इस देश में जितना घटिया काम कांग्रेस ने किया है किसी पार्टी ने नहीं किया है। 1984 में एनटी रामा राव जी हार्ट सर्जरी कराने गए थे, आपने उनकी सरकार की सर्जरी कर दी। हमने ऐसा नहीं किया है जिस प्रकार का आप लोगों ने कुकृत्य किया है। 1952 गिनवाऊं, 1959 गिनवाऊं, 1984 गिनवाऊं, कितने कुकर्म आपने किए हैं सरकारों के साथ, सरकारों को हटाया है। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ये लोग आप लोग करते हैं। ये परंपरा नेहरू से प्रारंभ हुई थी और नरसिम्हा राव तक ये जारी रही। हमने नहीं किया है, हम सरकार नहीं गिराते। आपके अपने कुकर्म है, आपकी अपनी लड़ाई है, हम पर क्यों थोप रहे हैं आप? रमेश ठाकुर जी, दोनों पार्टियों के नेता तल्ख हैं एक दूसरे पर और वही आरोप करते हैं। इसका सच जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन सचमुच में आज गहलोत साहब को राजभवन को घेरने तक की बात क्यों कहनी पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। जब विधायक बल और संख्या बल उनके साथ है तो इतने डर की जरूरत और इतने जल्दबाजी की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। रमेश ठाकुर जी। नहीं, संख्या बल किनके पास जा रहा है? संख्या बल किनके पास पर्याप्त? पूरी तरह से गहलोत साहब के साथ है, जैसा कि उनका दावा है। नहीं, ये आप बताएं ना भाई, 109 विधायकों का दावा वो कर रहे हैं और राजेश यादव जी भी कह रहे हैं कि 107 विधायकों का दावा कर रहे हैं, जिसमें 19 आप हटा दो तो 98 बचते हैं। और आपको सरकार को यथावत रखने के लिए 101 विधायक आपको चाहिए। फिर बात आ जाती है 13 इस समय निर्दलीय विधायक हैं और 9 विधायक ऐसे हैं जो छोटी छोटी पार्टियों में आते हैं। अब इनका गणित किनके ऊपर जा रहा है? क्या निर्दलीय विधायकों को खरीद रहे हैं? क्या छोटी छोटी जो पार्टियों के जो विधायक उनको खरीद रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो निर्दलीय विधायक हैं और जो छोटे जो दलों के जो विधायक हैं, उनके ऊपर बीजेपी का पूरी तरीके से शिकंजा है। बीजेपी ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई कोशिश नहीं कर रही है। बीजेपी वो एक खेत होता है, खेत मेड़ बड़ी होती, मेड़ के पीछे डंडा लेके देखता रहता है कि शिकारी कब आएगा, कब उसके ऊपर डंडा मारा जाएगा। और गांव में क्या होता था, पहले लाइटें नहीं होती थी, 2 गुटों में जब लड़ाई होती थी तो एक बीच का क्या होता था, एक गुट वाले को पिन मार के सीधे बाहर चला जाता था। पिन मारने के बाद वो छत पे जाके देखता था कि दर्द कितना हो रहा है, इनको परेशानी कितनी हो रही है। बीजेपी ने यही काम करा है। बीजेपी ने पहले छुरा गोपा और फिर शांति से बैठ गई।
बीजेपी देख रही है अभी आपस में लड़ाई, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये किसके फेवर में आएगी। मुझे तो ये लगता हो सकता दोनों की लड़ाई के बीच का जो फायदा है कहीं भाजपा को ना मिल जाए, क्योंकि अगर संख्या बल की जहां पे बात आ जाएगी उसमें गहलोत साहब खाली हाथ हो जाएंगे। अब सचिन जो पायलट का जो गुट है उनका तो न 13 में न 3 में है, उनको आप बिल्कुल कहीं नहीं मत करो। राजेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी, योगेश सोनी जी वही बात कह रहे हैं जो दीप्ति जी कह रहे हैं, और अनिरुद्ध शर्मा जी तो अपनी बात रख ही रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे, ये अंदरूनी लड़ाई को कब तक भाजपा के नाम पर बचाने की कोशिश करते रहेंगे? मान लीजिए अंदरूनी लड़ाई है और दो नेताओं के ये नाक का सवाल है, उनके अहंकार का सवाल है, जिसको आप लोग शायद सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये है कि गहलोत साहब कहते हैं कि हम सचिन पायलट को जयपुर में घुसने नहीं देंगे, और सचिन पायलट का यह मानना है कि जब तक आपको हटा नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है दिवाकर जी दोनों नेताओं ने महाभारत बढ़िया से देखी है इस बार, ये वही असर इनके ऊपर आ गया कि महाभारत में आप आपस क्या में कहेंगे लड़ाई हुई, हम यहाँ पे लड़ाई लड़े। राजेश जी आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये पूरा देश देख रहे हैं कि जो है अंदरूनी मामला है। तो आप देखिए बीजेपी को क्यों, आप इनके प्रदेश अध्यक्ष का आज का बयान देख लीजिए, वो क्यों मतलब जो है, और देखिए ऑडियो देख लीजिए, वकील को देख लीजिए, सारी चीजें आप कहेंगे कि बीजेपी का कहीं कहीं अंदरूनी हाथ है। और इसके 9 प्रदेश ऐसे हैं, ऐसे ही ये मध्य प्रदेश में कहते रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई, एंड में क्या हुआ देख लिया ना आपने, 8 प्रदेश और ऐसे ही पैसे दे दे के इन्होंने। चलिए ये जो राजेश जी मैं ये मानता हूँ, और ये मैं मान गया। राजेश इनकी जी जो मेरा सवाल सुनिए, आप देखिए ये धोखा पूरे देश को जब देश की आजादी से देते आए, नई बात नहीं है। राजेश जी मेरा राजेश यादव जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए सर। मैं मानता हूं कि बीजेपी इसमें मदारी है, वो पिन चुहा के और मेड़ के किनारे से सब खेल देख रही है, सारी बात मैं मान लेता हूं। अरे आप दोनों की लड़ाई है, दो बड़े नेताओं की लड़ाई है, इसको सुलटा क्यों नहीं ले रहे हैं? सवाल तो ये है, सारा मामला खत्म हो जाएगा। देखिए ये सुलटा हुआ मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कोर्ट की बात कहते हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, लास्ट में यही कहा कि जो लास्ट निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष ही लेंगे। तो विधानसभा ये क्या है, समय खराब करवा रहे हैं कोर्ट के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, ये सोच रहे हैं और लोग खरीद लें, किसी तरह से इसी चाल में है कि लोगों को खरीदने के लिए अपनी बहुत टीम लगा रखी है इन्होंने लोगों को खरीदने के लिए, तो लोग बिकाऊ नहीं है। ठीक और है, आप तो देखिए सचिन पायलट जी ने खुद कह दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हाँ तो कांग्रेस में तो रख लीजिए सर। कह रहे हैं कि हम राजनीति में भजन करने नहीं आए। राजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजेश जी बीजेपी में तो नहीं जा रहे, सचिन पायलट युवा नेता हैं और बिल्कुल फर्राटे तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, एक्सटेम्पोर रखते हैं, गंभीर आदमी हैं। मैं आपसे सीधा ये सवाल करता हूं, वो कहां जा रहे हैं बीजेपी में? आप कांग्रेस में नहीं रख रहे हैं ना, बात तो ये है। नहीं, आप ये भी गलत कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में नहीं रख रहे हैं। उनको बार बार कहा है कि आप आ जाइए, मीटिंग का टाइम भी चेंज करा था। चलिए दीप्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं। दीप्ति जी, राजेश जी अभी क्या है, राजेश जी जनता पार्टी चुंगल में है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो इनकी जो है, जैसे जो ये कहते हैं वो ही बयान दे रहे हैं इस समय। ठीक है, जैसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए जो एमएलए किडनैप करके रखे हुए हैं, पूरी बात सर। राजेश सर अब आप सुन तो लीजिए, आ जाएगी। दीप्ति जी 2 मिनट दीजिए राजेश जी, हम सब भी बैठे हैं पैनल में, आपके लिए यही है एक संदेशा कि आप लोगों के आंख कान खुले हुए हैं। जब एमपी का आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, तो क्यों कांग्रेस के नेता आपस में फूट अपना रख कर पूरी दुनिया के सामने लाकर आपने बीच में किसी और को घुसने का मौका दिया? मौका देते समय आप भी तो सोचिए। अभी आप दूसरों पे जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप किस हद तक सही हो सकता है? पहले आप लोगों ने अपनी सत्ता के लालच में इतने सारे पैसे जो खर्च होते हैं जनता की, जो किसी भी इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन में चुनकर लेकर आते हैं, और अंत में क्या होता है, आपको लालच इतनी ज्यादा होती है कि आप अपने पक्ष को, अपने पद को बनाए रखने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं, और तब आप कह रहे हैं कि बीजेपी हो या दूसरे किसी और दल की बात। राजेश जी
ये है जी ना, सवाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुद देखना चाहिए कि यहाँ आप ईगो की लड़ाई है, रक्षा जो मैं कैसे कह रहा हूँ करें। वही वकील भी बोल रही है, 2 पत्रकार भी बोल रहे हैं, और दीप्ति भाजपा के नेता की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दीप्ति वो तो जी, बोलेंगे ही। ये देश के सामने 9 प्रदेश हैं, 9 प्रदेश गवाह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने धन दे दे के खरीद के वहां सरकार बनाई है। ठीक है, एक आपके जी, इस आरोप आपकी का बात जवाब। सही है। आपके माध्यम से हम लोग गहलोत जी तक ये बात करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस को असली बात बचाने ये के है, लिए क्यों ना जी, उन्होंने उनको दे दिया कि मौका, कांग्रेस सचिन का पायलट को देते थे। नेतृत्व जो है वो पूरा फेल हो चुका है। देश के अंदर इतनी समस्या और है, कांग्रेस कोरोना की से जो आने लेके वाली पीढ़ी आज है, इतनी उनमें कांग्रेस कंपनियां के हैं जो नेतृत्व देश के के प्रति अंदर कोई आ विश्वास आ नहीं सकती है। हैं। उसी का ये देश के कारण है विकास में कि उत्थान मध्य कर प्रदेश सकती में हैं, माधवराव लेके सिंधिया आके जैसे नेता आप की बात भारतीय करते जनता हैं। पार्टी में हमारे साथ आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जी। हमारे साथ आए, और अब सचिन पायलट को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कभी तो ये बोलते हो बीजेपी में जा रहे हैं, कभी ये बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। 9 राज्यों के सरकारों को आपने अस्थिर किया, ये आरोप है राजेश जी का। नहीं, हमने किसी सरकार को अस्थिर नहीं किया। हम बिल्कुल मतलब उसका लोकतंत्र फायदा में- उठाया, अगर लोक- अस्थिर हुई है, कोई देखिए, अस्थिरता आई है तो मैंने उसका कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि अंतर्द्वंद कलह से उठकर एक अच्छी स्वच्छ राजनीति स्थापित होकर स्टेट का कल्याण हो। उसके लिए आप सहयोग देते हम हैं। उसके राजेश लिए हम सोनी, उसके लिए सहयोग करें। योगेश सोनी जी, बहुत स्पष्ट कर दिया जी। भाजपा के प्रवक्ता ने, भाजपा के नेता ने, कि अगर अंतर कलह से कुछ ऐसा मानक है या कुछ ऐसे नेता हैं जो पटल से या जो पब्लिक फेस से अलग हो रहे हैं, उनका साथ देना कोई गुनाह नहीं है राजनीति में। ये राजनीति का तकाजा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। साथ देने वाली बात नहीं की जी, है। जी। मैंने ये कहा है जी। कि राजस्थान की जनता का कल्याण हो और वहां का अंतः कलह समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि राजस्थान की जनता का कल्याण हो और अंतः कलह समाप्त करने में अगर हमारा कोई सहयोग होगा, हम राजनीति में करेंगे। वही सहयोग जिसको वो कह रहे हैं कि तोड़ने की बात। खैर योगेश सोनी जी, होने क्या जा रहा है? जी। सवाल ये है, जनसत्य न्यूज पर चर्चा का देखिए- विषय ये है कि अब राजस्थान में क्या होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? आप विश्लेषक देखिए, भी हैं। मैं दिवाकर जी इस पे एक चीज क्लियर कर दूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपसी फूट और जगत की लूट। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब आपसी मतभेद होता है तो निश्चित तौर पे जो सामने वाली पार्टी है, कोई भी होता है, आप जब उसको चाल देते हो तो होता है। अभी पीछे एक ऐसी मेरे सामने घटना आई थी, 2 बहुत करीबी दोस्त थे, उनके बीच में एक आदमी आ गया था, तो वो क्या करते थे, दोनों टूट टूट के एक बार उसके पास चले जाते थे। तो उसमें क्या हुआ, एक बार उसने उसको सेट करा, एक बार उसने उसको सेट करा। तो क्या होता था कि आप जब टूट के किसी के पास जाओगे तो आप बीजेपी पे ये आरोप या किसी पार्टी पे ये आरोप मत लगाओ कि वो गई थी। अगर आपसे अपनी पार्टी में कोई समस्या हो रही है और वो शीर्ष नेतृत्व से नहीं संभल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता होती है। और कोई किसी को बिना वजह नहीं तोड़ता है कि कहते हैं विधायक बागी हो गए, विधायकों को खरीद लिया, विधायकों के साथ ऐसा हो गया। जब आपसी बगावती शुरू होते हैं तो निश्चित तौर पे इसका सामने वाला फायदा क्यों नहीं लेगा और क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या इसके विपरीत ये कांग्रेस नहीं करेगी? निश्चित तौर पे करेगी। तो मैं राजेश यादव जी को ये बात कहना चाहता हूं कि जब जब ऐसी समस्याएं आई हैं तब तब क्षति केवल पार्टी को हुई है। नेताओं का क्या है, अगर सरकार बनी या नहीं बनी ये तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन इससे मुख्य तौर पे इतने बड़े राज्य से सीट का जाना और सरकार का जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होगी कांग्रेस मतलब के आप लिए। मानते हैं कि सरकार जा सकती है। रमेश ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल लास्ट वर्जन पे हैं हम लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिवाकर जी, राजनीति में 2 चीजें सिखाई जाती हैं। अव्वल अपने पत्ते आखिर तक मत खोलो, और दूसरा घनघोर तरीके से झूठ बोलते रहो। और दोनों चीजें इस पूरे एपिसोड में मैच करती हैं। हमने आप ही के चैनल में जब ये मामला हो रहा था मध्य प्रदेश का, तब हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे बड़े भाई अनुज शर्मा जी बोल रहे थे, तो एक बीजेपी के नेता थे, वो कह रहे थे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कर रहे जो उन्हीं के बीच में हो रहा। तो आज भी वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, इस तरह के जो वाकया कोई बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं करती, सारी पार्टियां करती हैं। हर राज्यों की सरकारों में ऐसा होता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो पूरा मामला ये राजस्थान का जो हो रहा है, देखो सचिन पायलट जो हैं वो अनुकंपा के आधार पे चुने हुए नेता हैं। उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व जो है उनके पिताजी का है, और जम्मू कश्मीर में उनके ससुर साहब अब्दुल्ला साहब उनके ससुर हैं, पूरा सियासी एक खानदान है। तो उनके ऊपर जो प्रभाव है वो अनुकंपा के आधार पे है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की सरकार में
डिप्टी रमेश सीएम जी, रहे। ये तो अगर आपका- ये अगर पूरे आकलन करें, पूरा अगर मामले को आकलन करो, तो कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया, डिप्टी सीएम का पदवी दे दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति में वो हर चीजें बदायूं का बचाई नहीं जा सांसद भी सकती बना है। दिया। ठीक है रमेश जी, ये आपका नजरिया हो सकता है सर, लेकिन मैं मानता हूं कि सचिन पायलट एक जन नेता हैं। अनुकंपा एक आधार हो सकता है, लेकिन वो जन नेता हैं। खैर, ये आपका नजरिया है, इसका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये मामला कांग्रेस के बीच में ही है और इनके पास संपूर्ण बहुमत है। थोड़ा सा आला कमान अगर इसमें अपनी बुद्धि लगाए और शीर्ष नेता है गहलोत जी, अगर वो समझ पाए और कहीं सचिन पायलट को सत्ता देने की बात सोची जाए, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार बच जाएगी। लेकिन अगर गहलोत साहब अपने जगह पे जमे रहे और अपने जिद में अड़े रहे, तो ना वो घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, और वापस में वही दो भाइयों की लड़ाई में योगेश जी के अकॉर्डिंग फिर दूसरे किसी को फायदा होने जा रहा है। तो आपस की लूट, जो लड़ाई झगड़े हैं वो दूसरों के लिए लूट का जगह तो हम खुद ही बना कर दे रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। जो आप कह रही हैं मैं भी यही मानता हूं। खैर, ये राजनीति है, राजनीति में कब ऊंट किस करवट बैठ जाए नहीं कहा जा सकता। अंतिम कमेंट अनिरुद्ध शर्मा जी, कब तक आप देखते रहेंगे दूर बैठ करके? अब एंट्री करिए, खुले तौर पर कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा और मैं ये अंत में भी यही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो सारी परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और राजस्थान की जनता के हित में जो होगा समय पर हम कांग्रेस भी राजनीतिक दल है सर, वो बीच में जाती है। राजेश यादव जी, वो निर्णय सबके सामने आएगा, कह दिया है भाजपा के प्रवक्ता ने, नेता ने। राजेश जी जी, देखिए, कोई दो राय नहीं है, 100% नहीं 200% कांग्रेस बहुमत में है। वहां सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी वहां प्रदेश के काम वंचित कर दे, वो तो आ रहे हैं वहां कुछ काम होने बेतक वंचित करवा दे। ठीक है सर, जो आप कहना चाह रहे हैं राजेश जी, कुछ आपकी आवाज में समस्या आ रही है जी। आप सत्य तो सत्य रहेगा। आप आज देख लेना, ये पूरी कितनी भी तालें सरकार का बाल नहीं जा रहा है। ठीक है। हम भी चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार पूरा 5 साल का काम पूरा करे, लेकिन अंदरूनी कलह को दूसरे पार्टी पर ठीकरा फोड़ना, उस कलह को आधार बनाना निश्चित रूप से कांग्रेस की एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या से निजात मिल सकती है जब आत्मालोचन करे, आत्ममंथन करे और उस आत्ममंथन के बाद जो सच आए उस पर कोई निर्णय लिया जाए। बस विडंबना यही है कांग्रेस की राजनीति की, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन ईगो की प्रॉब्लम जहां है वो वहीं यथावत है। ऐसे में कुछ युवा नेता जो दरकिनार किए गए हैं, वही असर राजस्थान में दिख रहा है। राजस्थान की राजनीति किस ओर जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गहलोत सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे इस डिबेट में शामिल हुए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि ये चुनी हुई सरकार रहे, लेकिन राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लग नहीं रहा है कि सब कुछ राजस्थान में ठीक चल रहा है। आप इस डिबेट में शामिल हुए और अपना कमेंट भी दीजिए और जनसत्य न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए अगली खबरों के साथ, आने वाली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।